हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अपने पोइट्री सेक्शन के 2 कैप्सूल तैयार किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का अपलोड कर दिया था कल, और आज जो अपन बात कर रहे हैं वो 6 नंबर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, और वैसे आप समझ गए स्टेंजा वाले जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ये मतलब प्रसंग वही सब जैसे अपने उसमें हिंदी में लिखते हैं वही सिस्टम, फिर व्याख्या आ जाती है। बहुत ही बढ़िया पोर्शन है, और जिसकी इंग्लिश वीक है ना वो बिना पढ़े 6 नंबर में से 3 या 4 नंबर इजीली ला सकता है, मतलब 4 नंबर खड़ी कर सकता है। लेकिन टेक्निक क्या है, एक तो जो अभी भी मैं आपको फर्स्ट कमेंट पिन करके मिल गया है, इस फर्स्ट कमेंट को आप देख लेना आराम से। मैंने इसके अंदर एक ट्रिक बता रखी है जो उस टाइम पर आपने देखी होगी, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, जिसमें आपके पूरे के पूरे 6 के 6 चैप्टर के राइटर्स नेम प्लस चैप्टर नेम आपको याद हो जाएंगे। यहीं पर आपके 2 नंबर खड़े हैं, 1.5 से 2 नंबर तैयार हो गए। कैसे अभी डिवाइड करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई सा भी स्टेंज आ जाए, कोई सा भी स्टेंज आ जाए, उसमें सबसे पहले रेफरेंस तो अपना फिक्स हो जाएगा। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, द पोइम, उस पोइम का नाम, कंपोज्ड बाय राइटर का नाम। मेरी बात समझ में आ गई। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, अब वो टेकन फ्रॉम के बाद में द पोइम, इतना लिखना है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम। अब द पोइम के बाद में इन्वर्टेड कॉमा में चालू करना है कि पोइम कौन सी है, आराम से पहचान लोगे। एक अलग से सेपरेट और बना दूंगा, कभी वीडियो बना दूंगा कि आपको पूरे कैसे मतलब पहचानना कैसे है कि ये कौन सी उससे हैं, क्योंकि उसके बाद में ट्रिक तो मैंने बता रखी है। उस ट्रिक को अगर देख लोगे कौन सा चैप्टर उसकी कौन सा राइटर है, तो सीधे सीधे डेड नंबर तैयार हो गया। 1.5 आपको रेफरेंस के मिलेंगे। ठीक है, फिर 1.5 आपको कॉन्टेक्स्ट से मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के आपको मिल जाते हैं 2.5 से 3 नंबर, क्योंकि बीच वाले अगर 2 नंबर दे देते हैं तो फिर उसको 3.5 नीचे वाले दे देते हैं, वो भी बता दूंगा। मतलब रेशियो ये रहता है कि 1.5 नंबर तो आपको रेफरेंस के मिल जाएंगे मोस्टली, वहीं पर काफ़ी इफेक्ट अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि हो सकता है कभी टीचर वहाँ पर 2 भी दे देते हैं, क्योंकि 2 बड़ी चीज़ है, 2 नंबर का हो जाएगा। हाँ, रेफरेंस आपके 2 नंबर का होगा। रीजन है इसके पीछे 2 नंबर क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने एक तो राइटर का नाम पहचाना है और दूसरी बात आपने उस कहानी स्टोरी का नाम पहचाना है, तो 2 नंबर आपको रेफरेंस के ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर तो आपको मैंने अभी हाथों हाथ तैयार करवा दिए, क्योंकि ट्रिक का वीडियो आपने देख लिया तो बात हो गया। दूसरी बात, उसके बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट, अभी बताऊंगा आगे। उस कॉन्टेक्स्ट में भी कैसे हिसाब से उसको एडजस्ट करना है कि 1.5-2 नंबर वहाँ पर भी तैयार हो जाए। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन कुछ भी लिखो, ऐसा करके 4-4.5 नंबर तैयार हो जाते हैं, कभी कभी तो 5 भी मिल जाते हैं, बिना पढ़े बता रहा हूँ। और पढ़ लोगे तो 6 में से 6। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आज की सेशन में आपको क्या मिलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड, हालांकि पोइट्री में सेलेक्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने 5-6 ऐसे सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट स्टेंजा 6 स्टेंजा सेलेक्ट किए हैं, जहाँ तक है आपका इसमें से टपक जाएगा, 100% आ जाना चाहिए। बड़े ध्यान से इसको समझते हुए चलना। ठीक है, चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, पहला है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस like rootless weeds the hair tom around their by the tall girl with her wet down hair, the pepper seeing boy with red eyes, the stunned unlucky hair और twisted bones, ये सब अपने बातें की थी, टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई हड्डियाँ, इस सब की हिंदी मैंने साथ में लिख दी है। वैसे इधर देखो कि द फार फार गैस मतलब समुद्र की तूफानी झोंकेदार लहरों से दूर, फार फार का मतलब दूर दूर बच्चों के पीले रंगहीन चेहरे, ये देख लो भलाई। दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, ठीक है, जो अपन कहते हैं ना बिल्कुल बिखरे हुए बाल हैं झाड़ियों की तरह, हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर, यानी कि झाड़ियों की तरह दिखाई दे रहे हैं। वह लंबी लड़की, ये देखो देखो, ये टॉल गर्ल विथ हर वेटर, लंबी सी लड़की जो उदासी, नीचे सिर झुकाए हुए, वेटर डाउन हेड, अपना सिर झुकाए, मतलब सारी की सारी बातें वही है। मैंने हालांकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी भी लिख दी है, आप चाहो तो दुबला पतला देखो, ये देख लो एक लड़का जो देखो द पेपर सीइंग बॉय, मतलब पेपर जितना पतला लड़का है, जो मतलब रेड्स आईज जिसकी मतलब आगे ना चूहे जैसी आंखों का लड़का है वहाँ पर, और ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। दर्शन अनलकी हेयर, ये सब वो बातें हैं। कुछ मुड़ी हड्डियों वाले बच्चे भी, ये तो चलो हिंदी ट्रांसलेशन तो वैसे आपको करनी भी नहीं है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। चलो इसके साथ में हिंदी लिख दी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक हो गया। अभी इस रेफरेंस की बात कर रहा था मैं, ये फिक्स दो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम, उस पोइम का नाम आपको पता चल गया। ये तो बच्चों वाली बात है, मतलब जहाँ पर बच्चे खेलते हैं वो गंदगी बच्चे पढ़ते थे, तो मतलब उसका क्या नाम है था, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, यानी कि एक बस्ती के अंदर जो स्कूल चलता था वो, ठीक है। कंपोज्ड बाय, देखो ये फिक्स है, कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर, इसके द्वारा लिखा गया, फिक्स 2 नंबर मिल गए। ये तो आपके 2 नंबर पक्के खड़े हैं, बस पैराग्राफ स्ट्रेंजर पहचानो, डायरेक्ट 2 में से 2। बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मन से लिखना होता है। एक लाइन तो फिक्स है, द पोइट हियर, या फिर द पोइट सेज हियर, इतना तो फिक्स है, हर किसी में लिख देना, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में द पोइट सेज हियर, मतलब कवि जो है या जो राइटर जो वो ये कहना चाहते हैं कि द पोइट सेज दैट,
द पोइट हियर। इतना तो ठीक, शुरुआत ऐसी करनी है। इस शुरुआत करने के बाद में ये बताना है डिस्क्राइब्स, मतलब वो वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि द सोरोफुल स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल ऑफ सलम, मतलब कि बहुत कहते हैं ना कि जो सोरोफुल मतलब बड़े दुखदायी कंडीशन के अंदर एक बस्ती के अंदर एक स्कूल है, और ही स्पेशली मेंशन ए बॉय एंड गर्ल टू कन्वे सम सेंस ऑफ ग्लोम एंड हेल्पनेस दैट दी चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सो अर्ली इन देयर लाइफ। अब बताओ इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसमें ये लिखा हुआ है कि एक लड़की है पतली सी, दुबली पतली लंबी सी, और एक लड़का है जो बिल्कुल पेपर जितना पतला, आँख के अंदर धसी, वो वाली सारी बातें। मतलब इस स्टेंजा में एक लड़का और लड़की के बारे में मतलब जो है ये पोइट है वो वर्णन कर रहा है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है। इसको अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी लिख दोगे ना तो भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लग ही सकता है इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, बस वो बात यहाँ लिखनी है। बाकी रही बात एक्सप्लेनेशन में तो आई जूँ चेप देना भले ही, जिसकी इंग्लिश अच्छी है देखो उसमें टेंशन है नहीं, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं लर्न नहीं हो रही उनके लिए, बस सेम टू सेम वही छापना है कि द चिल्ड्रन आर सेटिंग। वापस शुरुआत कर सकते हो यहाँ पर भी, द पोइट सेज हियर, द पोइट सेज दैट, यहाँ पर भी सेम स्टार्टिंग कर सकते हो, कवि कहना चाहते हैं कि, ठीक है एक ही बात है, वो दोनों में लिख सकते हो इस जगह। फिर देख लो कितना इजी है कि द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए क्लासरूम इन स्कूल ऑफ सलम। ये बिल्कुल सिंपल है कि बच्चे हैं, एक वो गंदी बस्ती क्लास, जो बस्ती में क्लास चलती है उस क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, अपने अगर स्टोरी याद करेंगे तो वैसे ईजी हो जाएगा। दे आर अनएफेक्टेड बाय द फार अवे स्टॉर्म वेव्स ऑफ द सी ऑफ होप, है ना, और देयर अनकॉम्ड एंड डिशेल्ड हेयर स्प्रेड ऑन देयर पैल फेसेस, मतलब जो उनका फेस है एकदम पीला पीला सा पड़ गया, वहाँ पर एकदम बाल बिखरे हुए हैं। द फील लाइक रूटलेस वीड प्लांट्स, ऐसा लगता है जैसे बिना झड़ वाले जो होते हैं ना, बिना तने वाले, वो वैसे लग रहे हैं। एक लंबी सी लड़की वो सेटिंग ऑन हर हेड बर्न डाउन बाय काउंटलेस वरीज, एक लंबी सी लड़की जो बैठी है मतलब उदासी उदासी। और द थिन बॉय विथ रेड लाइक आइस रूट लुक्स एज इफ हिज फिजिकल ग्रोथ हैड स्टॉप्ड, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी चोई जैसे आँखें, उसे ऐसा लग रहा है जैसे फिजिकल ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक सी गई है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ही वॉज इनहेरिटेड द डिजीज ऑफ ट्विस्ट बोन्स, और कुछ के अनुवांशिक जो रोग हैं जिसमें हड्डियाँ, जो पैरों की हड्डियाँ मुड़ी, ट्विस्टेड बोन्स, हड्डियाँ मुड़ी हुई वो वाले हो रखे हैं। हिज फादर, हो सकता है उनके पिताजी से मतलब अनुवांशिक वो रोग आया हो। इट इज़ नॉट रिसीविंग ए लेसन फ्रॉम हिज डेस्क बट इट सिम्स टू बी टेलिंग अबाउट सम नॉटी डिजीज ऑफ दिस फादर, मतलब ये जो है वहाँ बैठा बैठा जो है लड़का जो है वो कोई लेसन को याद नहीं कर रहा डेस्क के ऊपर बैठा हुआ, बट ही सिम्स टू बी टेलिंग अबाउट सम, मतलब ऐसे जो नोटी डिजीज़ का मतलब होता है गांठेदार जो डिजीज़ होता है, गांठेदार रोग जो है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो पीछे बैठा है टेबल के ऊपर वो पार्ट याद नहीं कर रहा है, चैप्टर याद नहीं कर रहा है, वो शायद ऐसा लग रहा है जैसे अपने पिता की जो गांठदार बीमारी इसको मिल गई है उसका वर्णन करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। हो सकता है कितना मुश्किल है, मतलब आराम से देखो 2 नंबर यहाँ पर भी 1.5 मिल सकता है और यहाँ पर 1.5 मिल सकता है, मतलब 3 या 4, 4.5, 3.5, 4 नंबर का आराम से जुगाड़ है बिना पढ़े, और जो पढ़ सकता है वो तो आराम से लिख सकता है। तो ये कुछ मैंने सिलेक्टेड ही लिखे हैं, ये 100% मोस्ट, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये मोस्ट है, ठीक है। अब देखो अगला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर अवान पैल हैज़ अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वो सी यू सोन। अम्मा तो समझ गए होंगे कौन सा चैप्टर है ना। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल स्माइल, ये वही है जो एक बेटी एयरपोर्ट पर जा रही है, अपनी माँ को देखती है, बुजुर्ग है वो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो कुछ दिन के लिए बची है, वो वाला। यानी कि हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर मैंने एक बार फिर अपनी माँ के चेहरे को देखा। देख लो मेरे यार्ड्स अवे आई लुड अगेन हर एट हर, ठीक है। उनका चेहरा रंगीन और पीला था। वैन पेल एज ही विंटर्स मून, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरद ऋतु में चंद्रमा की भांति जो है ना वैसा लग रहा था। मुझे अपने पुराने चिर परिचित दर्द, यानी कि माई चाइल्डहुड्स फियर, यानी कि जो मेरे पुराने जो दर्द थे बचपन की, उनका एहसास हुआ। मेरे बचपन का डर लौट आया, मतलब माँ से अलग होने का, जो हर किसी को पहले बचपन में जो होता है ना, अपन जब कभी माँ से दूर जाते हैं ऐसा लगता है नहीं नहीं अभी तो मुझे मम्मा के पास रहना है, वो वाला। परंतु मैंने सिर्फ इतना सा ही कहा, मतलब आई सेड वो सी यू सोन, मतलब जल्द मम्मा अपन मिलने वाले अम्मा, और आई डिड वो स्माइल, फिर मैं हंसी, फिर हंसी और फिर हंसी, तो सिंपल सा है, मुस्कुराती रही। तो ये चीज़ आपने पढ़ी है तो तुरंत आपने पहचान लिया कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय दिस। सीधा ये 2 नंबर तो पक्के हो गए, क्योंकि ये ट्रिक आपने देख ली और बाकी पहचान भी आपने कर ली। फिर कॉन्टेक्स्ट आप समझ रहे ना। नाउ द पोइट इज द एयरपोर्ट, सेम टू सेम है कि जो पोइट है, जो राइटर है वो एयरपोर्ट के ऊपर है। वेयर शी वंस अगेन लुक्स क्लोजली एट हर मदर एंड बिट्स हर गुड बाय विथ अ स्माइल विलिंग टू पुट अवे हर फियर्स ऑफ लूजिंग हर। मतलब कि जो पोइट है, मतलब जो लेखक है, जो भी लिख रही है कमला दास,
वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी हैं और वे वहाँ पर शिवन सेकेंड लुक्स मतलब आराम से अपनी माँ को वापस मुड़ के गुड बाय कहने के लिए देखती हैं और छोटी सी स्माइल पास करती है और विलिंग टू पुट अवे हर फियर्स ऑफ लूजिंग हर, मतलब कि ये कि हालांकि अंदर डर है, वो एक कहते हैं ना उदासी जरूर छुपी हुई है, लेकिन उसको छुपाते हुए मतलब स्माइल करके वो निकल जाती है। ये इसका वर्णन इसके अंदर किया गया है, एक बेटी जो माँ के प्रति प्यार है वो। एक्सप्लेनेशन में आप आराम से लिख दो, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, देखो सेम टू सेम वही है, वहीं से लिख सकते हो। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट द पोइट स्टैंड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, सेम टू सेम है। आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मतलब आराम से अगर घुमा फिरा के कुछ भी नहीं है तो इन्हीं में से मिलो के लिख दो है ना, तो भी एडजस्ट हो जाएगा मामला, आराम से 6 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, गारंटी है। बस ये सही होना चाहिए, ये फर्स्ट रेफरेंस एकदम सही होना चाहिए। अगर रेफरेंस गलत है तो फिर आगे बढ़ो ही मतलब गलत हो जाएगा वो, ठीक है। शी अगेन लुक्स हर मदर्स फेस, मतलब अपने वापस मुड़ के अपने मम्मा को देखती है। इट इज़ येलोविश एंड डल लाइक द मून ऑफ द लेट विंटर, ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वही जैसे शरद की चंद्रमा की तरह लगता है। द पोइट हैज फील्ड विथ हर ओल्ड चाइल्डहुड पेन, वापस देखो वो का वो कि उसका चाइल्डहुड पेन, तो कुछ वर्डिंग क्या होती है पोइट्री में, कुछ वर्डिंग मुश्किल होती है, उसको अपन ईजी बनाना है कि उसका बचपन का दर्द वापस जा गया। इट इज़ द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, द पोइट एक्सट्रीमली पेन एट एग्नॉक्शियस देयरफॉर शी कैन ओनली से टू हर मदर सी यू सून अम्मा, वापस वही वाली बात की सी यू सून अम्मा। शी इज़ हाइडिंग हर पेन फ्रॉम द मदर हर मदर और शी ओनली स्माइल एंड स्माइल्स वर्ड सेम टू सेम बैड गुड बाय और फाइनल गुड बाय कह देती है। तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया अपना। ऐसे ये देखो, ये ध्यान रखना मैंने जितने भी लिए हैं सिलेक्टेड हैं, 101% इसमें आने के पूरे चांस है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। ये तो काफ़ी इजी है, नेचर वाला है। यस इट इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पाइट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्पाउटिंग ए शेडी बोन फॉर सिंपली शिप। तो समझ गए, इसको देखते ही हिंदी तो इधर लिखी हुई है कि हाँ इन सब के बावजूद सुंदरता की कुछ आकृतियाँ हमारी उदासीनता आत्माओं पर पड़े, निरक्षरता के आवरण पर्दे को हटा देती है। इस प्रकार सूर्य चंद्रमा, ये सब देखो, सन द मून, सूर्य चंद्रमा, ट्रीज यानी कि जो पुराने युवा वृक्ष है, साधारण भेड़ों के लिए यंग स्पाउटिंग ए शेडी बोन और फर्स्टली शिप, जो साधारण भेड़ों के लिए छाया रूपी वरदान, ये सब वो सिंपल करते हैं। हालांकि अपन को हिंदी से ज़रूरत नहीं ज़्यादा। रेफरेंस तो समझ गए होंगे, द ब्यूटी की बात करें, सुंदरता की बात की जा रही है, थिंक ऑफ ब्यूटी किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने, क्योंकि मैंने ट्रिक बना रखी है तो इस राइटर में इसमें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, बस आपको तो पहचानना है कि है क्या, थिंक ऑफ ब्यूटी, बस तुरंत कंपोज्ड बाय राइटर का नाम। तो कितना इजी है 2 नंबर प्राप्त करना और उसके बाद में 2 और निकाल देना, बिना पढ़े 4 से 5 नंबर आएंगे, लिख के देता हूँ, बस आपको ध्यान रखना। और ये सिलेक्टेड जो मैंने लिखे इनको तो याद ही कर लेना, भले ये तो 100% चांस है। कॉन्टेक्स्ट, हियर द पोइट नेम्स ए फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स विच हेल्प अस टू कोप विद द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पर जो कवि हैं, पोइट हैं, वो कुछ सुंदर वस्तुओं के नाम से हमारी कुछ मतलब कहते हैं ना ज़िंदगी में जो कुछ उदासियाँ हैं, कुछ जो मतलब दुख हैं, उनको मतलब लाइफ के जो हैं उसमें कुछ उसको अच्छा करने के लिए यहाँ पर कुछ सुंदर वस्तुओं का नाम ले रहे हैं पोइट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देखो, अकॉर्डिंग टू द पोइट डिस्पाइट ऑल दीज ट्रबल्स एंड आवर ऑन अनहेल्दी एंड एविल वेज ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर ब्लेसिंग फॉर आवर बर्डन सोल, यानी कि जो कवि अकॉर्डिंग टू द पोइट, ये भी लिख सकते हो सब जगह, अकॉर्डिंग टू द पोइट सब जगह लिख सकते हो, मतलब पोइट के अनुसार जो आपको इजी लगे, ये शब्द तो फिक्स कर सकते हो, या ये भी लिख सकते हो द पोइट सेज दैट, या फिर अकॉर्डिंग टू द पोइट। शुरुआत अच्छी करना, उसके बाद में तो समझ रहे ना आप, कुछ भी लिख देना, ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारे अस्वास्थ्यकारी कुछ ज़िंदगी अपन जी रहे हैं, कुछ गलत रास्ते जो सब जो अपन चल जाते हैं कभी कभी नशे पत्ते की तरफ या जो भी, उन सब में अगर ये जो सुंदर वस्तुएं जो अपन देखते हैं, जो नेचर को देखते हैं, तो हमारे जो है ये सब दूर हो जाते हैं और हमें यहाँ से ब्लेसिंग मिलती है। जो बर्डन सोल मतलब जो हमारी कहते हैं ना एक दबी हुई जो आत्माएं हैं, उनको शांति मिलती है, अच्छी खुशी कुछ मिलती है, ठीक है। बोझिल आत्मा, इसको बर्डन को वैसे बोझिल आत्मा बोलते हैं, तो भी लिख सकते हो, मतलब समझ सकते हो। द रिमूव द ग्लूम फ्रॉम आवर रिटर्न लीव्स, यानी कि ये हमारी जो हैं उस उदासीनता को, उस दुख को दूर करते हैं जब हम कोई सुंदर चीज़ को देखते हैं, नेचर को देखते हैं। वो कौन कौन सी है देखो, सम सच थिंग्स ब्यूटी आर, अब वापस वही देखो, सम, ये तो यहाँ से लिख सकते हो यार मन से बना के कि लाइक कर सकते, लिख सकते हो, या फिर सम सच थिंग्स ब्यूटी ऑफ आर, कौन कौन सा है, सन है, द मून है, ट्रीज़ है, ये पूरा का पूरा छापना है, वहाँ से लेके पूरा का पूरा इन द शेड पूरा का पूरा छापना है। तो कितना आसान है, आराम से आप नंबर ला सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सिलेक्टेड, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, इनमें तो एक भी नहीं छोड़ना है। ऐसे इसी चैप्टर से एक और है,
वो है कि एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिनेड फॉर द mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से पहचान सकते हो इसको भी कि ये फाउंटेन वाली बातें हैं, ये माइटी डेड वाली बातें हैं, डूम्स वाली बातें हैं, ये भी सुंदरता वाले चैप्टर से ही ली गई है। तो यानी कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम द ब्यूटी ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। फिक्स हो गया, यहाँ तो 2 नंबर पक्के हो गए। ये चाहो तो इसकी हिंदी लिख सकते हो, देखना चाहो देख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, यानी कि देखो ये हो जाएगा, फाउंटेन का मतलब हमारा जानते ही हो, इमोर्टल का मतलब जो अपन कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना अमर, जो बोल सकते हैं इसको, वो है यानी कि प्रकृति अनंत रूप से बहता हुआ हमारा जो में स्वर्ग के किनारे अमरता का, अमरता का प्रय प्रदान करता है। ठीक है, हमारे अंदर मतलब ये सब बातें अपन पढ़ लेंगे अभी। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, यानी कि हाँ ये जितने भी बातें कभी भी ये इसमें जो बोल रहे हैं वो बात करें जो इंसानों के द्वारा बनाई गई सुंदरता। भाई एक तो जो नेचर से मिलती है अपन को वो सुंदरता, एक जो इंसान खुद बनाते हैं, जैसे कि पहले के राजा महाराजा ठीक जिन्होंने इतने बड़े बढ़िया मंदिर, भव्य मंदिर, मस्जिदें या गुरुद्वारे या बहुत ही प्यारे प्यारे गुंबद वगैरह बनाए हैं, बहुत ही सुंदरता के प्रतीक है, वही है जो अपने हाथों से बनाई। तो डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, द पोइट नाउ डिस्क्राइब। अब देखो यहाँ लिखा है द पोइट नाउ डिस्क्राइब, इसको आप चाहो तो स्टार्टिंग ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू पोइट, या फिर द पोइट सेज दैट, ऐसा करके डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, यहाँ से करके फिर डिस्क्राइब द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेड बाय ह्यूमन हैंड्स, जो इंसान ने अपने हाथों से बनाए हैं, लाइक गुबंद वगैरह, है ना, वो सब बातें करेंगे अभी। बहुत ईजी है। द पोइट सेज दैट ही ऑल्सो एडमायर्स, यानी कि ये हम फिर वापस से मतलब प्रशंसा, एडमायर्स का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करते हैं द फर्टाइल इमेजिनेशन ऑफ दोज बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ द बाइगोन एरा, मतलब जो प्राचीन काल के अंदर जो आर्किटेक्ट थे, जो वास्तुकार थे, जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स बनाई, इमारतें बनाई और गुंबद वगैरह जो बनाए, उनकी भी प्रशंसा करता है। और हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल, जिन्होंने बनाए क्या, ब्यूटीफुल डॉम्स टू अडोम ऑफ मुस्लिम्स ऑफ ग्रेट एंड पावरफुल पीपल हु चेंज एंड मेड हिस्ट्री, उन लोगों की प्रशंसा करता है जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, जिन्होंने इतिहास बनाया, देखो ये चाहिए रहा, वो जिन्होंने इतिहास को बदला, हु चेंज एंड मेड हिस्ट्री, यानी कि उन्होंने इतिहास को बनाया भी, इतिहास को बदला भी, उनकी भी प्रशंसा करता है। इन द सम वे द लवली एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज दैट वी हियर टू रीड एंड ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है, सब ब्यूटी, यानी कि हम उनकी जो राजा महाराजों के इतने अच्छे लोगों की जो पहले की कहानियाँ सुनते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं, बहुत हमें खुशी मिलती है, उसकी भी कवि प्रशंसा करता है। और दिस इमॉर्टल टेल्स, यानी कि जो अमर है, अमरता के जो है, आर लाइक के नेवर एंडिंग फाउंटेन, यानी कि जो हमेशा चलने वाला फंवारा जो है, ऑफ एन एलेक्सर दैट पोर्स इनटू आवर सोल फ्रॉम द कप हेवन, ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग से हमारे लिए कोई फंवारा ऐसा आ गया है ज़िंदगी में जो हमेशा के लिए चलता ही रहता है, मतलब इस हिसाब से हमें खुशी या इस तरीके से हमें जो आनंद मिलता है। तो बहुत ईजी है, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है क्योंकि ये आपको पता है पोइट्री सेक्शन है, लेकिन ये जो मैंने सिलेक्टेड आपके लिए, इनको तो आप याद कर लेना, 100% इनमें से एग्जाम में आ जाना चाहिए। बाकी ये 4 नंबर का जुगाड़ तो मैंने आपको बता दिया, 4 से 5 का, तो ठीक है। कुल मिला के इतनी लाइनें आपको लिख के आनी चाहिए, कैसे भी आए, बस ये सही कर देना ये वाले, बाकी तो समझ गया मेरा कहने का मतलब ये था। ऐसे एक और इसी चैप्टर से, और मुझे चांस लग रहा है कि इसी चैप्टर से एक तो मिल जाएगी आपको, ठीक है, 100% मुझे ऐसा लग रहा है, और इनको सिलेक्टेड को तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है। तो देखो एंड सच डेफोडिल्स, ठीक है, विद द ग्रीन वर्ड्स, देखो हिंदी में करा नरगिस के फूल होता है डेफोडिल्स का मतलब, डेफोडिल्स से समझ जाना कि चैप्टर कौन सा है, डेफोडिल्स ही बहुत है समझने के लिए, तो बस इतने से अंदाजा लगा लेना कि ये तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। With the green world they live in, they clear reels that for themselves cooling covered mad और against the hot season the mid forest break reach, ये सब अपने आराम से देख सकते हैं। मस्क और ब्लोसम का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब का जो फूल होता है उसकी तरह, है ना, तो बहुत ईजी है। These lines are taken from the poem A Thing of Beauty composed by John Keats, आराम से पहचान ले, 2 नंबर पक्के। फिर here the poet celebrates the something beauty of nature in वाइल्डनेस प्रिस्टाइन एंड कलरफुल इन इट्स ग्लोरी, यानी कि यहाँ पर जो कवि है वो जंगल की जो जंगल के अंदर जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं, जिसे हमें कुछ कलरफुल यानी कि एकदम रंगीन, मतलब हमें जो कुछ खुशी जो हमें मिलती है उन सब की बातें कर रहे हैं। बहुत ईजी है, आराम से यहाँ पर लिख दो। द पोइट्स पेंट्स ए फैसिनेटिंग पिक्चर ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन ग्रीन वाइल्डनेस वेयर डेफोडिल्स, जिसको अपने फ्लावर्स बोल सकते हैं, नरगिस के फूल, ठीक है, ग्रो प्राउडली देयर ब्यूटीज एडमायर्ड बाय द फ्लोइंग स्ट्रीम्स, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जंगल के अंदर शानदार तो है वो अपनी
जो फूल हैं, नरगिस के जो फूल हैं और भी अन्य अदर भी फूल हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से खिल रहे हैं, है ना, हरे भरे। और दी स्ट्रीम्स आर फुल ऑफ क्लियर, और ये जितने भी स्ट्रीम्स या तने या टहनियाँ जितनी भी है वो एकदम शुद्ध पानी से, मतलब फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई है, और वो भी प्योर वाटर से, शुद्ध वाटर से, ठीक है। ऐसा बहुत ही शानदार लग रही है वो। एंड विच सप्लाई वाटर, और वो पानी को सप्लाई भी कर रही है। एंड लश बशेज, ठीक है। बाकी जो और भी जो एकदम कहते हैं ना हरी भरी जो टहनी है, इस वजह से जो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे पेड़ या फ्लावर्स होते हैं ऊपर जो बना होता है टहनियों का जो झुंड सा होता है, वो भी इस वजह से लश बशेज का मतलब एकदम हरे भरे हैं, एकदम बिल्कुल लबालब हैं। These bushes then repay the streams by giving them cool shade in the, और यही सब जो टहनियाँ या जो ये जितनी भी जो होती है हमें गर्मी के अंदर छाएँ देती है। और these thickets in the middle of the forest are enriched by the fragrance of good number of musclose flowers, और वहाँ पर वही बात है जो कस्तूरी गुलाब के जो फूल है उनकी वहाँ पर फ्रेगनेंस का मतलब हो जाएगा, ये कहाँ गया, हाँ यार, इसका मतलब चारों खुशबू उसके द्वारा जो हमें खुशबू मिल रही है। तो काफ़ी इजी है, लैंग्वेज में ज़्यादा वो नहीं है, अपने ऑनवर्ड्स में भी लिख सकते हो थोड़ा सा, लेकिन इसको थोड़ा सा पोइट्री वाले को लैंग्वेज ये रखनी पड़ेगी, ये थोड़ी दिक्कत है। बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं, ये सिलेक्टेड तो आपको याद करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अब लेते हैं लास्ट। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, द सैडनेस दैट lurks near the open window there that wait all day in almost open prayer। समझ गए होंगे, ये उन किसानों की या जो सड़क के किनारे दुकानें लगाते हैं और 24 घंटे अपनी जो है वो खिड़की खुली रखते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमसे आएगा सामान लेगा, वही सब के बारे में कवि वह वर्णन कर रहे हैं। हिंदी देख सकते हो कि कभी कभी मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि मैं इस व्यर्थ इतनी बचकानी तीव्रता से जो अड्डे की दुकान लगा रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, उनको बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। उनकी उदासी उनकी खुली खिड़की के पास मंडराती रहती है, वे प्रार्थना के रूप में सारा दिन प्रतीक्षा करते हैं कि कोई कस्टमर या ग्राहक आएगा। तो ईजिली आप आराम से इसको पहचान लिया होगा कि ये तो रोड साइड स्टैंड वाली जो है उस स्टोरी से। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आराम से पहचाना जा सकता है, 2 नंबर पक्के हो गए। कॉन्टेक्स्ट, द पोइट हियर ब्रिंग्स आउट द डीप डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल मना कर देना, ऐसा नहीं, जिसको अपन कहते हैं बर्दाश्त नहीं करना, हाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, इसमें लिखा हुआ नहीं। खैर डीप डिसअपॉइंट का मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, ऐसा है नहीं है। अब मैं बिल्कुल कहते हैं ना, अब ऐसा नहीं है मेरे लिए। ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर दैट अफ्लिक्ट द लोनली रोड साइड स्टैंड एट्स इट्स ओनर, मतलब कि अब वो असहनीय है, बहुत गहराई से कह रहा हूँ कि बड़ी असहनीय बात है ये, कि अब जो मेरे सहन नहीं होगा कि जो रोड साइड के ऊपर जो जिस हिसाब से ये अपना इंतज़ार में रहते हैं, और इस ओनर का मतलब है जो दुकान लगाते हैं वहाँ पर, वो 24 घंटे इंतज़ार में, लोनली अकेले इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई उनसे सामान लेगा, ये जो है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। इसके बारे में व्याख्या करी गई है कि द पोइट सेज हियर दैट फील्स ही कैन नो लॉन्गर बियर टू इनोसेंट होप ऑफ दिस सिंपल विलेजर्स दैट ही इज़ नेवर फुलफिल्ड। मतलब पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे ये बर्दाश्त या सहन नहीं हो रहा कि इतने सिंपल साधारण जो गांव के किसान लोग हैं वो मतलब अपनी नेवर फुलफिल, मतलब अपने आप को कम्प्लीटली नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो चीज़ें ज़रूरतमंद चीज़ें उनको फुल नहीं कर पा रहे हैं। और ही इज़ पेंड एट साइलेंट सैडनेस दैट लाइज हैवी एट विंडो ऑफ रोड साइड शॉप दैट रिमेन्स ओपन ऑल डे, ठीक है। यानी कि वो 24 घंटे एकदम साइलेंट ही तो है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कितने दुखी हैं, बस खिड़की खोल के बैठे रहते हैं, ठीक है। ओपन ऑल डे, पूरे दिन खिड़की खुली रहती है। अवेटिंग बिजनेस एंड succor in prayer that can be heard by an sensitive man who happens to pass by on that road। और ये जो दर्द है इनका, वो उधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति को, ये हर किसी को दिखता भी है, वो सहन कर सकता है, उसको फील कर सकता है, क्योंकि ये हमेशा एक ही प्रेयर करते हैं कि कोई उनको धंधा मिलेगा, कोई उनकी प्रॉब्लम्स दूर होगी, ये सब खुशी मिलेगी, या सब अपने वो सोचते रहते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। तो आराम से इनको मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक प्रयास किया है कि किस हिसाब से इस 6 नंबर में बाजी मारी जाए, 6 में से 4 में से 5 नंबर लाने का जुगाड़ बता दिया है। करना कुछ भी नहीं है, ये जो फर्स्ट कमेंट में पिन किया गया कमेंट, इसको ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ से इस मतलब लिंक पे जाना तो आपको शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो मिल जाएगा, उस शॉर्ट ट्रिक को फिर से रिवीजन कर लेना। 2 नंबर तो वहाँ पक्के हो गए। फिर पहचान मैंने आराम से बता दी है। और रही फिर ये बात बता दूं कि ये मैंने जितने भी 6 स्टैंजा लिए ना, 101% मोस्ट है, यहाँ से भी आने के पूरे चांस है। तो बहुत कुछ इलाज है, अगर 6 में से आ गया, इनमें से कोई एक आ गया तब तो 6 में से 6 मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी आता है तो 4 नंबर तो पक्के करने का जुगाड़ मैंने आपको बता दिया है।
लेकिन जहाँ तक इनमें से आ जाना चाहिए, बहुत अच्छी प्रयास किए हैं मैंने लिए आपके लिए। तो अच्छी मेहनत करना, बस कुल मिला के अच्छी मेहनत करना है। और ये जो मैंने आपको जुगाड़ बताई है तो करना ही करना है एग्जाम के अंदर। ये 2 नंबर पक्के, यहाँ से पक्के, कुल मिला के ये भी कुल मिला के दोम सोम कर दोगे, इतना तो लिख के आना है तो आपके 5 नंबर पक्के, 101% पक्के। इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ गलती होगी ना तो फिर नीचे चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये था अपना कैप्सूल पोइट्री का जो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है।